डियर स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की सेकंड यूनिट के जैव और रासायनिक चक्रों के में जलीय चक्र के बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे, जो कि जैन व्यास यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर आधारित है। इसके अंदर पिछले वीडियो में हमने जल चक्र की क्रियाविधि के बारे में बात की थी। जल चक्र की क्रियाविधि के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां घटित होती हैं। वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन, वर्षा, अंतस्पंदन और धरातलीय प्रवाह जैसी गतिविधियां इसके अंदर घटित होती हैं, जिनके बारे में विस्तृत अध्ययन हमने किया था। वाष्पीकरण में सौर विकिरण के द्वारा जो विभिन्न स्थानों पर जल उपलब्ध होता है धरातल पर, समुद्रों के अंदर, वाष्प बनकर या भाप बनकर के वायुमंडल में पहुंच जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। फिर हमने बताया था कि जो जल है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाएं तापमान के ऊपर निर्भर करती हैं। तापमान कम या ज्यादा होने पर तीनों अवस्थाओं का आपस में एक दूसरे अवस्था के अंदर परिवर्तन संभव है। वाष्प उत्सर्जन सेकंड क्रियाविधि बताई थी। वाष्प उत्सर्जन की क्रियाविधि मुख्यतः पादपों के द्वारा होती है। पादपों के रंगरों के द्वारा, जो रंगर होते हैं, उन रंगरों के द्वारा, पादपों के द्वारा जोम स्तर से जो जल ग्रहण किया गया, भूमि से जल ग्रहण किया गया है, वो लगातार वायुमंडल में उत्सर्जित होता रहता है। ये क्रियाविधि क्या कहलाती है? आपकी वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। इनफ्लुएंट, फिर तीसरे वर्षा। विभिन्न प्रकारों से जो जल, चाहे वाष्पन के रूप में, चाहे वाष्प उत्सर्जन के रूप में, जो जल वायुमंडल में पहुंच जाता है, वो जल संघनन की क्रिया द्वारा, तापमान कम होने पर संघनन की जो क्रिया होती है, उन संघनन की क्रियाओं के द्वारा पुनः कहां पर पहुंच जाता है? धरातल पर आ जाता है। इस क्रियाविधि आपको क्या कहलाती है? वर्षा कहलाती है। अंतस्पंदन, वर्षा के द्वारा जो जल धरातल पर प्राप्त होता है, उस जल का धरातल, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर उस जल का समा जाना ही क्या कहलाता है? अंतस्पंदन कहलाता है। ये मिट्टी के मृदा के संगठन और मृदा की संरचना के ऊपर निर्भर करता है। यदि मिट्टी के कण बहुत बड़े हैं तो ये जल्दी समा जाएगा, और मिट्टी के कण यदि छोटे हैं तो इसको समाने में ज्यादा समय लगेगा। तो चिकनी मृदा में अंतस्पंदन की दर न्यून होती है, जबकि बलुई मृदा में अंतस्पंदन की दर क्या होती है? तीव्र होती है। लास्ट गतिविधि जो थी क्रियाविधि में, वह धरातलीय प्रवाह। तो वर्षा से प्राप्त जल का वह भाग जो भूमि के अंदर नहीं पहुंचता, तो वह भूसतह पर क्या हो जाता है? प्रवाहित होने लग जाता है। भूमि की ढाल जितनी ज्यादा होगी, इस प्रवाहित जल की गति उतनी तीव्र होगी, और ढाल कम होगी तो उसकी गति क्या होगी? कम होगी। ढाल तीव्र होगी तो वो मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ बहा ले जाता है, जिसको मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मृदा का पोषण स्तर में कमी होती है। और ढाल कम होगी तो मृदा को भूमि पर रहने का अधिक समय मिलेगा, तो मृदा के अंदर अंतस्पंदन होने की दर अधिक होने की संभावना भी अधिक रहेगी। तो ये थी इसकी क्रियाविधि। अब हम करेंगे जलीय चक्र के उपचक्रों का अध्ययन, सब साइकिल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आपके सामने एक ग्राफ दिखाया जा रहा है। इस ग्राफ के अंदर विभिन्न प्रकार के जलीय चक्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, छोटा चक्र पहला दिखाया गया है। जब लेफ्ट साइड से अपन देखते हैं तो पहला छोटा चक्र दिखाया गया है, यानी समुद्रों के ऊपर तापमान, वर्षा के प्रकाश के कारण, या सूर्य के प्रकाश के कारण समुद्रों का जल गर्म होता है। गर्म जो जल होता है वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के संघनन होगा और पुनः वर्षा के रूप में महासागर पर आ जाता है। इस प्रकार एक पूरा साइकिल बन गया है। वो साइकिल कहाँ पर, किसके बीच में? समुद्र और वायुमंडल के बीच में ही है। उसका एक छोटा चक्र है, वो छोटा चक्र वायुमंडल में ही घूम रहा है। छोटा चक्कर क्या है? केवल वायुमंडल में ही है, यानी वायुमंडल में संघनन हो जाता है, नीचे आता है, गर्म होता है, वापस वायुमंडल में पहुंच जाता है। यानी संघनन के द्वारा जो जल होता है वो पुनः नीचे तक पहुंच नहीं पाता, उससे पहले क्या हो जाता है? वापस पहुंच जाता है। फिर एक लंबा चक्र आपको दिखाया गया है।
धरातल के ऊपर विभिन्न स्थानों पर जल जमा होता है। वो जमा जो जल होता है वो वाष्पकण के द्वारा वायुमंडल में पहुंच जाता है। भौम जल स्तर होता है। भौम जल स्तर भी क्या होता है, भूमिगत जल की ऊपरी स्थानों पर नमी होती है। नमी भी प्रकाश प्रकाश के अंदर, जब हम देखते जमीन सूख गई तो सूखती कैसे है कि नमी जो होती है वो वाष्पन के द्वारा वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है, और ऊपर से संघनन के द्वारा वो जल जो है वो पुनः कहां पर आता है, धरातल पर आता है। तो ये एक लंबा चक्र होगा। एक अति लंबा चक्र होता है कि वर्षा संघन हुई, वो बर्फ के रूप में प्राप्त हुई, बर्फ पिघली तो धरातल पर जल आया। वो जल किस पे पहुंचा, समुद्र में पहुंच गया। समुद्रों के द्वारा वापस वायुमंडल में पहुंच गया। वो पेड़ पौधों के द्वारा वायुमंडल में पहुंच गया, और उसके बाद में पुनः किस पर आता है, धरातल पर आता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, एक लंबा चक्र बन गया। तो इस चक्रों के हम आगे देखते हैं। जलीय चक्र निरंतर गतिशील रहता है। इसके सुचारू चालन के लिए सूर्य तप प्राप्त होता रहता है, परंतु ऊपर वर्णित जल चक्र कदाचित ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये अधिक जटिल प्रकार का होता है। यह जल चक्र उप जलीय चक्रों से मिलकर पूर्ण होता है। इसमें निम्नलिखित उपचक्र होते हैं। यानी जो हमने ऊपर बात की थी वो तो हमने एक साधारण जल चक्र के बारे में बात की थी, लेकिन वास्तविकता में जल चक्र के बारे में जितनी हम साधारणतः बात करते हैं, जल चक्र उतना साधारण नहीं होता, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत। तो एक जल चक्र के अंदर कई छोटे छोटे जो जल चक्र होते हैं, वो जल चक्र क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो पहला लघु उपचक्र। लघु उपचक्र अल्प अवधि में पूर्ण होने वाला उपचक्र। ऐसे पुनः दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है अधि लघु चक्र। जब वर्षा होती रहती है तो वायुमंडल में ही वर्षा की बूंदों का वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकृत होकर यह जल पुनः वायुमंडल में तापमान के कारण संघनित होकर के वर्षा द्वारा धरातल पर आता है, तो अति लघु उपचक्र को पूर्ण करता है। लघु उपचक्र, महासागरों से जल वाष्पित होकर के वाष्प के रूप में गतिशील होने के बाद में संघनित होकर के वर्षण द्वारा पुनः महासागर में पहुंच जाता है, अर्थात महासागरों से जल वायुमंडल में, वायुमंडल से पुनः महासागर में आकर के लघु उपचक्र को पूर्ण करता है। दीर्घ उपचक्र, इस जलीय उपचक्र को पूर्ण होने में लघु उपचक्र की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसे भी दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दीर्घ उपचक्र, जब वर्षा जल भूसतह पर गिरता है तो इस जल का कुछ भाग तुरंत ही भूपृष्ठ से वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में पहुंच जाता है, तथा वर्षण द्वारा पुनः भूपृष्ठ पर गिर करके दीर्घ जल चक्र को पूर्ण करता है। दूसरा है अति दीर्घ उपचक्र। कौन सा है अगला, अति दीर्घ उपचक्र। वर्षा के उपरांत जो जल भूसतह पर प्रवाहित होता है उसका कुछ भाग भूमि में संबंधित हो जाता है, जो वनस्पति की जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है। वनस्पति से वाष्पीकरण द्वारा जल पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है, तो वर्षा के द्वारा पुनः भूसतह पर आ जाता है। इस प्रकार के उपचक्र में सर्वाधिक समय लगता है। तो अत्यधिक उपचक्र में क्या होता है कि वर्षा के द्वारा जल सबसे पहले भूमि पर प्राप्त होता है। भूमि से यह जल अंतस्पदन की क्रिया के द्वारा भूमि के अंदर चला जाता है। ये भूमि के अंदर जो जल चला गया जिसे भूजल कहा जाता है, उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सोख लेते हैं। सोखने के पश्चात ये जल पौधों के रंगों के द्वारा वायुमंडल में उड़ जाता है, जिस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोषण क्रिया कहते हैं। वायुमंडल में उड़ने के बाद इसके अतिरिक्त वाष्पन की क्रिया के द्वारा भी वायुमंडल के अंदर जल पहुंचता है। इन दोनों क्रिया विधियों के जो जल वायुमंडल में पहुंच करके संघनन होकर के पुनः कहां पर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है। इस प्रकार से हमारे लघु उपचक्र में चार चक्र हैं। अति लघु चक्र, जब वायुमंडल में ही जल संघनित होकर के धरातल की ओर आता है और धरातल पहुंचने से पहले ही पुनः वाष्प तापमान के कारण वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार ये सबसे लघु चक्र है, अति लघु चक्र कहलाता है। दूसरा लघु चक्र है, महासागरों से जल वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल से पुनः संघनन के द्वारा महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रकार महासागर से वायुमंडल और वायुमंडल से महासागरों में पहुंचता है। इसको बोलते हैं लघु उपचक्र। दीर्घ उपचक्र, दीर्घ उपचक्र में वर्षा जो होती है वो धरातल पर गिरती है। धरातल पर जो बहता हुआ जल है वो वाष्पित होकर के पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है, और वायुमंडल के द्वारा पुनः किस पर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है। फिर अति दीर्घ उपचक्र, वर्षा के द्वारा जल धरातल प्राप्त होता है, धरातल के द्वारा भूमि में अंतस्पदन भूमि में जाता है। भूमि में जो
भूजल स्तर होता है उसको पेड़ पौधे सोख लेते हैं, पेड़ पौधों की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये जल वायुमंडल में पहुंचता है और वायुमंडल में पहुंच करके संघनन की क्रिया के द्वारा पुनः धरातल पर आता है। यह सबसे लंबा चक्र है, इसे अति दीर्घ उपचक्र कहा गया है। इस प्रकार से एक जलीय चक्र के अंतर्गत 4 चक्र होते हैं, अति लघु चक्र, लघु उपचक्र, दीर्घ उपचक्र और अति दीर्घ उपचक्र के होते हैं।